आज सनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस दिन का उसे कई सालों से इंतजार था। जैसे ही ऑफिस में उसे डॉक्टर का फोन आया, वो सब कुछ छोड़ के भागी हॉस्पिटल की तरफ। और जैसे ही रूम नंबर 15 का दरवाज़ा खोला, उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आज उसने प्रिया को अपने पैरों से चलते देखा था, तो उसे सबसे पहला ख्याल अमित का आया और अमित को फ़ोन करने लगी। कौन थी सनाया और उसका प्रिया से क्या रिश्ता था और कौन था अमित, ये सब जानने के लिए आपको ले चलती हूँ 15 साल पीछे। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के माहौल से, जहाँ चारों तरफ स्टूडेंट्स का आना जाना लगा हुआ है। कॉलेज में वार्षिक महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं कॉलेज में एक तरफ बैठे कुछ लड़के बात कर रहे हैं, जिनमें से एक लड़का बोलता है, यार अमित, अब तो हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, 2 सेमेस्टर बचे हैं। तू सनाया को अपने दिल की बात कब बताएगा? कहीं ये ना हो तू बस सोचता ही रह जाए और सनाया की शादी किसी और से हो जाए। फिर अमित कहता है, यार सनाया के लिए मेरा प्यार कोई दिखावा नहीं है। अभी मुझे भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और उसे भी तुम तो जानते ही हो, वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचती है। मैं सोचता हूँ अगर मैंने पढ़ाई के बीच में उससे कुछ कहा तो वो कहीं नाराज़ ना हो जाए और मैं उससे दूर हो जाऊँ। अभी कुछ बोल के परेशान नहीं करना चाहता उसे। हाँ, लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बोल दूँगा। फिर उसका जो भी फैसला हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तभी उसके दोस्त ने बोला, तू सच में उससे प्यार करता है और तेरा प्यार वाकई सच्चा है? वही दरवाजे पर खड़ी सनाया सब सुन रही थी। तभी सबके साथ अमित की नज़र उस पर पड़ती है। अमित घबरा जाता है और सनाया को आते देख उसके सारे दोस्त निकल जाते हैं यहाँ से। फिर सनाया बोलती है कि तुम क्या बोल रहे थे? अभी अमित बोलता है, कुछ भी तो नहीं, तुमने क्या सुना? तब सनाया कहती है, अमित मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा? तब अमित जवाब देता है, हाँ सनाया, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और उस दिन से करता हूँ जब तुम कॉलेज में पहली बार आई थी। तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। तब से सोच लिया था कि तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना है। सनाया सब सुन रही थी। फिर सनाया ने बोला, कितना प्यार करते हो मुझसे, बता सकते हो? इसके जवाब में अमित ने बोला कि सनाया, प्यार कभी नापा या तौला नहीं जाता है, ना मैंने कभी नापा है। इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी आखिरी सांस जिस दिन निकले तुम मेरे पास हो, और कुछ नहीं चाहिए। सनाया उसकी बात से इमोशनल हो गई, पर उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बस इतना बोला, देखो अमित, तुम्हें मुझसे प्यार है, मगर मुझे तो होना चाहिए। उसके लिए टाइम लगेगा और ये भी हो सकता है मुझे कभी तुमसे प्यार हो ही ना। फिर क्या करोगे? तो अमित ने बोला, प्यार मेरे लिए बिजनेस तो है नहीं कि तुमको नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार फिर भी रहेगा तुम्हारा। इस पे सनाया कुछ नहीं बोल पाई। उसने कहा, देखूंगी, लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए। अमित ने बोला, कोई बात नहीं, तुमको पूरा हक है। कॉलेज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। सब अपने घर को आ गए। सनाया सोचने लगी, क्या सच में अमित उससे बहुत प्यार करता है? लेकिन उसने उसका कितना ख्याल किया। पढ़ाई की वजह से कुछ नहीं कहा, वरना आजकल के लड़के तो बस मौका ढूंढते हैं कि कब लड़की फंसे। फिर उसने सोचा, थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। दोनों अपनी पढ़ाई में लग गए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे। सनाया पढ़ाई में लग गई और अमित भी अपनी तैयारी करने लगा। दोनों MBA के स्टूडेंट थे। उसके बाद कैंपस में आने वाली कंपनियों में सिलेक्ट होना था और अच्छी जॉब पानी थी। सनाया शुरू से पढ़ाई में अच्छी थी और अमित भी टॉपर था, लेकिन अमित पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ों का ध्यान रखता था। मगर सनाया पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना भूल जाती थी। उसे पीछे नहीं रहना था किसी से। उसके मम्मी पापा बोलते कि बेटा, सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना ठीक रखो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में खाना पीना भूल जाती थी।
आखिरकार एग्ज़ाम्स शुरू हो गए, पेपर्स होते जा रहे थे और लास्ट पेपर का दिन भी आ गया। अमित देख रहा था आज सनाया बहुत वीक नज़र आ रही थी। अमित ने बोला, सनाया सब ठीक है ना? सनाया ने बोला, हाँ सब ठीक है, मगर अमित को ठीक नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने पेपर दिया और हॉल से निकलते वक्त अचानक सनाया के सामने अंधेरा छा गया और वो ज़मीन में बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ भीड़ लग गई। तभी अमित की नज़र उस पर पड़ी। वो भागता हुआ आया और सनाया को उठा के बाहर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी हेल्प की। एक ने अपनी गाड़ी उसे दे दी और अमित सनाया को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने सनाया के दोस्त से उसके घर का नंबर लिया और उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर ने टेस्ट किए तो पता चला कि सही से खान पान पर ध्यान न देने से खून की कमी हो गई है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। तभी सनाया के मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी रोए जा रही थी। पापा ने पूछा क्या हुआ? अमित ने बताया कि कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मम्मी कहने लगी, कितना समझाया इस लड़की को मगर इसने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं इसे थप्पड़ मार के खिलाऊंगी। मेरे लाड प्यार का गलत फ़ायदा उठाती है। अमित ने बोला, आप परेशान ना हो, सनाया ठीक हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और अंकल भी गए हैं डॉक्टर से बात करने। तभी सनाया के पापा आए और बोले, डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड चढ़ाना पड़ेगा जल्दी। अमित ने बोला, क्या ब्लड ग्रुप है? तो उन्होंने बताया कि ए पॉजिटिव है और मेरा भी सनाया का ही ब्लड ग्रुप है। मैं अपनी बेटी को ब्लड दूंगा। उस पर अमित ने बोला, अंकल आप परेशान ना हो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। आप और मैं मिलके देंगे। इस बार सनाया के माँ बाप ने अमित को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। अमित ने बोला, आप लोग मुझे शर्मिंदा ना करें। सनाया की जगह कोई और भी होता तो मैं तब भी यही करता। सनाया को दूसरे दिन होश आ जाता है। वो अमित को डॉक्टर से बात करते हुए देखती है तो पास में बैठी माँ से बोलती है, मम्मी मैं यहाँ कैसे आई? उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू कॉलेज में बेहोश हो गई थी। ये लड़का अमित तुझे हॉस्पिटल लाया और तुझे ब्लड भी दिया है। बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने हमारी काफ़ी मदद की है। सनाया आंखें बंद कर लेती है। उसे अब भी कमजोरी महसूस होती है। उसे दिख रहा था कि अमित को सनाया की कितनी फिक्र है। 3 दिन बाद वो लोग सनाया को लेकर घर आ जाते हैं। अमित भी साथ में होता है। मम्मी नाश्ता बनाने चली जाती है। तब सनाया अमित से कहती है, थैंक्स अमित, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मम्मी ने बताया तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। अमित जवाब देता है, तुम भी इसे मदद ही समझती हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा सही होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे जिंदा होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, चाहे तुम मुझे अपना मानो या ना मानो। सनाया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनाया कहती है, अमित मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। क्या तुम जीवन भर के लिए मेरा साथ दोगे? अमित मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारा ही साथ चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। सनाया बहुत दिन बाद कॉलेज आती है। अमित उसके पास आता है और कहता है कि अब ठीक हो गई हो, पढ़ाई में लग जाओ। और सनाया हाँ में सर हिला देती है। उन दोनों के एक होने से उनके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं। एक दिन सनाया कहती है, अमित हमें अपने घर वालों को सब बता देना चाहिए। अमित बोलता है, तुम सही कह रही हो, मगर मैं सोच रहा हूँ कोई एक बार प्लेसमेंट हो जाए, फिर दोनों खुशखबरी एक साथ देंगे। सनाया को उसकी बात सही लगती है। दोनों मन लगा के पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनकी क्लास में HOD आते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि 2 दिन बाद कॉलेज की तरफ से एक अनाथालय में जाना है। जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो चल सकते हैं और बच्चे के लिए कुछ अपनी तरफ से ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। सनाया और अमित भी जाने के लिए उत्साहित होते हैं। आज अनाथालय में सबको जाना है। सभी लोग बच्चों के लिए चॉकलेट, खिलौने और भी चीज़ें ले आते हैं। अनाथालय में घुसते ही पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं। सभी उन बच्चों की तरफ चले जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे सनाया को एक बच्ची
व्हील चेयर पे नजर आती है। सनाया उस बच्ची के पास खींची चली जाती है। सनाया उस बच्ची के पास जाके हेलो करती है। बच्ची उसे मासूम नज़रों से देखती है। सनाया उससे बोलती है, बेटा आपका नाम क्या है और आप अकेले क्यों हो और बच्चों के पास चलो। मगर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। सनाया सोचती है इतनी छोटी बच्ची और व्हील चेयर पे, इसकी उदासी का कारण ये व्हील चेयर ही है। वहाँ की एक केयर टेकर आशा तभी उन दोनों के पास आ जाती हैं। सनाया पूछती है कि इसे क्या दिक्कत है। तब आशा बताती है कि मैडम इस बेचारी की तो किस्मत ही खराब है, इसका ये हाल इसके माँ बाप की वजह से ही है। सनाया पूछती है मतलब? तब आशा कहती है, मैडम एक रात मैं जाग रही थी और पार्क में घूम रही थी, तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बाहर गई तो देखा एक औरत बच्चे को बैग में छोड़ के जा रही थी। मैंने उसे रोका तो वो रुक गई। मैंने पूछा, बच्चे को क्यों छोड़ के जा रही हो, क्या बात है? वो औरत कहने लगी, प्लीज़ आप इस बच्ची को इस अनाथालय में रख लो। मैंने बोला, बच्चा छोड़ने की क्या वजह है? वो औरत बोली कि मेरी बेटी पैदा हुई है तो मेरे पति और ससुराल वाले इसे रखना नहीं चाहते, वो लोग इसे जीने नहीं देंगे। मैंने बोला कि तुम अपनी बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? तो वो रोने लगी, बोली अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरे सामने ही मेरी बच्ची को मार डालेंगे। वो लोग बहुत ऊंची पहुंच वाले हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वो औरत वहाँ रुकी नहीं, चली गई। मैंने जल्दी से बैग खोला, उसमें बच्ची थी और बच्ची को इतनी जल्दबाजी से बैग में डाला था कि उसका एक पैर बुरी तरह से मुड़ गया था। भूख से बच्ची बेसुध हो गई थी। मैं इसे अंदर लेके भागी और जो हमारी हेड है उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने इसे बचा तो लिया, लेकिन इस मासूम का पैर सही नहीं हो पाया। सनाया का सच्चाई सुन के दिल दहल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वहाँ अमित भी उसे ढूंढते हुए आ जाता है। अमित भी ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाता है। दोनों सोचने लगे, लड़का और लड़की में अंतर करने वाले हैवान आज भी हमारे समाज में हमारे बीच में रह रहे हैं। सनाया ने सारी कहानी सुनने के बाद आशा से पूछा, उस बच्ची का नाम क्या है? तो आशा बोली, मैडम ये यहाँ पैदा होते ही आ गई थी, इसलिए हम सब इसे छुटकी बुलाते हैं। अभी ये 4 साल की नहीं है, जैसे ही होगी इसका एडमिशन स्कूल में होगा तब कोई नाम सोच लेंगे, अभी तो हमारी छुटकी है। अब सबके वापस चलने का टाइम हो गया था। सनाया और अमित उस बच्ची यानी छुटकी को टॉयज और चॉकलेट देकर आ गए। घर आने के बाद सनाया उदास थी। उस बच्ची का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। सनाया की माँ ने पूछा, बेटा परेशान क्यों है? तो सनाया ने अपनी माँ को पूरी कहानी वैसी ही सुना दी जैसे आशा ने बताई थी। उसकी माँ ने बोला, बेटा आज भी ऐसे लोग हैं जो लड़की को जन्म भी नहीं लेने देना चाहते हैं, लड़की को सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करने वाला भी उतना ही दोषी है जितना ये लोग हैं। सनाया अपनी माँ से बोलती है, माँ आप और पापा ने मुझे और शिवानी, सनाया की छोटी बहन, को इतना प्यार से पाला है, आप लोग तो इतने अच्छे हो। तब सनाया की माँ कहती है, बेटा सब एक जैसे नहीं हैं। अगर बेटियों को नीचा दिखाने वाले हैं तो बेटियों के लिए मर मिटने वाले भी हैं। तेरे पापा को ही ले ले, वो हमेशा से ही बेटी ही चाहते थे। जब तुम पैदा हुई तो इतना खुश थे कि बोले ये मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। उनकी आंखों में आंसू थे, इसलिए मैं तेरे पापा की बहुत इज्जत करती हूँ। सनाया अपने माँ के गले से लग जाती है और कहती है, मुझे आप और पापा पे गर्व है और हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आप दोनों माँ बाप के रूप में मिले। मैं पापा को कभी निराश नहीं करूँगी। सनाया के दिल में उस बच्ची के लिए पहली मुलाकात में अपनापन हो जाता है। सनाया दोबारा उससे मिलने के लिए सोचती है। सनाया इस बार अमित से मिलने को बोलती है। अमित तैयार हो जाता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि कब चलना है। सनाया और अमित अनाथ आश्रम पहुँच जाते हैं। उस बच्ची का पता पूछते हुए उसके पास चले जाते हैं और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस बार बच्ची थोड़ा मुस्कुरा देती है। सनाया सोचती है, इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मगर हमारी दुनिया में निर्दयी लोगों की कमी नहीं है।
सनाया आशा से पूछती है, क्या इस बच्ची को कोई अडॉप्ट करने नहीं आया? तो आशा कहती है, मैडम लोग अच्छे खासे बच्चे को जब गोद लेने आते हैं तो ऊपर से नीचे तक देखते हैं। इस बेचारी को अपाहिज बच्ची को कौन अपने घर ले जाएगा? इसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। सनाया और अमित छुटकी के साथ टाइम बिता के आ जाते हैं। सनाया घर आकर सोच में डूब जाती है। सनाया अमित के साथ अपने घर आ जाती है, मगर उसके दिमाग में उस बच्ची का अक्स घूमता रहता है। वो सोचने लग जाती है कि पता नहीं कब उस बच्ची को एक घर मिलेगा, कोई उसकी तरफ माँ बाप की तरह हाथ बढ़ाएगा या नहीं। सनाया सोचती है कि अगर क्या मैं उसे अडॉप्ट कर सकती हूँ? हाँ, मैं उसे एक घर दे सकती हूँ। सनाया एक फैसला ले लेती है। इसी सोच के साथ सनाया 2 दिन बाद अनाथालय में जाने का फैसला करती है। अभी वो घर में किसी को कुछ नहीं बताती है और इस बार वो अकेले ही चली जाती है। अनाथालय पहुंचकर सबसे पहले वो आशा से मिलती है। आशा और उसके बीच बातचीत होती है। आशा, मैडम आप फिर यहाँ आ गई? ऐसा लगता है आपका यहाँ दिल लग गया है। सनाया, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये बताओ तुम्हारी बड़ी मैडम कहाँ मिलेंगी? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आशा, अच्छा आओ, मैं आपको उनका ऑफिस दिखाती हूँ। आशा उसे एक ऑफिस के बाहर ले जाती है और 2 मिनट रुकने को बोलकर अंदर जाती है। वापस आकर सनाया को अंदर भेजती है। अंदर उसे 60 से 65 साल की महिला उसे कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है। सनाया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? महिला, हाँ आ जाओ। अंदर पहुंचकर सनाया बोलती है, सनाया, मेरा नाम सनाया है। मुझे वो बच्ची, मेरा मतलब छुटकी, मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। बड़ी मैडम उसे ध्यान से देखती हैं, फिर बोलती हैं, बड़ी मैडम तुम मैरिड तो नहीं लगती हो, तो बच्चों को गोद क्यों लेना चाहती हो? सनाया, मैम उस बच्ची से मुझे बहुत लगाव हो गया है, इसलिए मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ और जो भी मुझसे होगा अच्छे से अच्छा उसके लिए करूँगी। बड़ी मैडम, तुम क्या बच्चों को पालना मजाक समझती हो? तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। अभी तो तुम बच्ची को ले जाओगी, मगर शादी के बाद तुम्हारे पति और ससुराल वाले उस बच्ची को अपना लेंगे नहीं, और जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तो तुम खुद बदल जाओगी। सनाया, ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं होगा। बड़ी मैडम, लड़की, मैंने दुनिया देखी है। हमारे अनाथालय से लोग बच्चे ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है, बे औलाद होते हैं, मगर जब भगवान उन्हें खुद की औलाद दे देता है तब वो उन बच्चों के साथ बुरा सलूक करते हैं। कई बच्चे बेचारे सह नहीं पाते हैं और भाग कर यहीं आ जाते हैं। नहीं, भूल जाओ, ये बच्ची पहले से ही अपाहिज है, उसे झूठी उम्मीद मत दो। सनाया कुछ बोल नहीं पाती। बड़ी मैडम उससे पूछती है, बड़ी मैडम कमाई का साधन क्या है? बच्चे को हवा खिलानी क्या? सनाया, नहीं, मेरी जॉब लगने वाली है। बड़ी मैडम, अभी तुम खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो, बच्ची को ले जाके अपने माँ बाप के भरोसे छोड़ दोगी? यहाँ मजाक नहीं हो रहा है, अब जाओ यहाँ से। सनाया बहुत निराश हो जाती है, मगर वो ठान लेती है उसे छुटकी को पाना है। सनाया घर आ जाती है। सनाया सोचने लग जाती है, क्या मैं मैरिड नहीं हूँ तो मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती? मगर उनके दिल में अविश्वास भी हम जैसे लोगों ने ही डाला है, जो स्वार्थ में आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और खुद की औलाद होने पर बदल जाते हैं। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अमित क्या इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा। अगर वो तैयार भी हो गया तो उसके घर वाले मानेंगे या नहीं? मगर मैं उन लोगों से उम्मीद क्यों करूं कि वह लोग मेरी सारी बातें मान ले। पहले मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। सनाया अपने माँ बाप के पास जाती है। सनाया, मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से बात करनी है। पापा, बोलो बेटा, क्या बात है? सनाया, पापा, आपको पता है ना, हम कॉलेज की तरफ से एक अनाथालय गए थे। वहाँ एक बहुत छोटी बच्ची है जो कि अपाहिज है। मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। सनाया के माँ बाप एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। सनाया की माँ बोलती है कि तुम क्या कह रही हो?
तुम्हें पता भी है अभी तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है, शादी होनी है, कैसे होगा सब? सनाया, माँ सारी बात शादी पे ही ख़त्म होती है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, मगर मैं उस बच्ची को अडॉप्ट करूँगी। पापा, बेटा अगर तुम उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हो तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, वो हमारे साथ रहेगी। सनाया, नहीं पापा, आज तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और जब आराम की बारी आई है तो मैं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और डाल दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं ही पूरा करूंगी। सनाया की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, ये लड़की जिद्दी हो गई है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। सनाया के पापा कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, मेरी बेटी कुछ गलत काम नहीं करने जा रही है, एक बच्चे की ज़िंदगी बनाना चाहती है। शादी तो बात की बात है, उसके बिना जीवन नहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर उस बच्ची को मेरी बेटी का साथ ना मिला तो उस बच्ची का जीवन जरूर खराब हो जाएगा। मुझे सनाया की सोच पे बहुत गर्व है, ये जो करना चाहती है करने दो। सनाया को थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वह खुश होकर अपने पापा के गले लग जाती है। सनाया अमित से बात करने का मन बना लेती है और अमित को बुलाती है मिलने के लिए। सनाया और अमित कॉलेज के पार्क में आमने सामने बैठे हुए हैं। सनाया, अमित, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। अमित, हाँ बोलो। सनाया, अमित, तुम्हें वो अनाथालय वाली बच्ची याद है? अमित, हाँ याद है। सनाया, मैं उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अमित, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सनाया, अमित, वो बात ऐसी है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अमित, मतलब? अब ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? तुम बच्ची को गोद लेना चाहती हो तो लो, मैंने तुम्हें कब रोका है? सनाया, अमित, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे छुटकी को अपना सारा टाइम देना है। मैं नहीं चाहती कि आगे लोग मुझ पर बच्चों के लिए दबाव डालें। अमित, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? सनाया, वो बात नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी फैमिली भी है, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे। तुम्हें भी पूरा हक है कि तुम्हारी अपनी लाइफ को अपनी तरह से जियो। मैं तुम्हें किसी चीज़ में बांधना नहीं चाहती। अमित, अच्छा, तुमने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं अपने मन की बात बता सकूं। सनाया, अमित, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से तुम्हारे और मेरे दोस्ती के रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी आराम से जीना, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अमित, सनाया, तुमने मुझे अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगा। मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, मुझे मत बताओ। अमित गुस्से में था। सनाया, प्लीज़ अमित, मुझे गलत मत समझो। अमित, गलत मैंने नहीं, तुमने मुझे समझ लिया है। तुम क्या समझती हो मुझे? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, समझी कि नहीं? मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और दिल लगा लूँगा। तुम मुझसे प्यार कभी करती ही नहीं थी, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है। मैं अब तुम्हें आवाज़ नहीं दूंगा कि मेरे पास आ जाओ। जब तुम अपने दिल से मुझे बुलाओगी अपना बनाने के लिए तभी आऊँगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था, है और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अमित उसे अकेला छोड़ कर चला जाता है। सनाया उसे भीगी आंखों से जाता हुआ देखती रहती है। घर आकर सनाया अपने कमरे में बहुत रोती है। उसकी बहन उसे रोता हुआ देखती है और पूछती है, दीदी क्या हुआ? आप मुझसे बता सकती हो। सनाया अपना दिल हल्का करने के लिए सब बता देती है। सनाया की बहन कहती है, दीदी आप चिंता मत करो, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। सनाया अपनी पढ़ाई में लग जाती है और लास्ट सेमेस्टर तक उसका बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। सनाया बहुत खुश होती है। उधर अमित भी एक अच्छी कंपनी में जॉब पा लेता है। सनाया अब सीधे अनाथालय जाती है, वहाँ की संचालिका से मिलती है।
सनाया को देखकर वो बड़ी मैडम सोच में पड़ जाती है कि ये लड़की दोबारा क्यों आई है। सनाया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? संचालिका, हाँ आओ, मगर अब क्यों आई हो? जी मैं आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने आई हूँ। मैं अब उस बच्ची का पूरा खर्च उठा सकती हूँ, और रही बात शादी की तो मैंने शादी ना करने का फैसला किया है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी छुटकी को अडॉप्ट करने में। संचालिका, मुझे लग रहा था तुम जोश में बच्ची को अडॉप्ट करने की बात कर रही हो, मगर मैं गलत थी। तुम बाद में भी ऐसे ही रहोगी ना? मेरा मतलब तुम्हारा प्यार बच्ची के लिए कभी खत्म तो नहीं होगा। सनाया, मैम आपने ही उस दिन कहा था कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, तो मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में, और मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ। आपको विश्वास मैं एक पल में दिला नहीं सकती, मगर आपका जब भी मन करे आप खुद आकर चेक कर लेना। इस बार संचालिका कुछ नहीं बोलती, बस इतना कहती है कि जिस दिन तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना उस दिन मेरे पास आ जाना, क्योंकि फॉर्म में तुम्हारी आय का साधन दिखाना होगा, और जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तुम्हें आशा बता देगी। सनाया थैंक्स करके बाहर आ जाती है। सनाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो घर आकर अपने माँ बाप को सबसे पहले बताती है, सब खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सनाया की जॉब लग जाती है, और सनाया सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके छुटकी को अपने साथ ले आती है। सनाया छुटकी को एक नया नाम प्रिया देती है। सनाया सोचती है कि अमित को भी बता देना चाहिए कि मैं छुटकी को अपने साथ ले आई हूँ। अमित को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उससे दूर होने के लिए कोई झूठ बोला है। सनाया अमित को फ़ोन करती है। सनाया, अमित मैं उस बच्ची को ले आई हूँ। अमित, चलो तुमने इस लायक तो समझा। सनाया, अमित ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमित, रहने दो, ये बताओ क्या मैं छुटकी से मिलने आ सकता हूँ? उसके लिए कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? सनाया अब अमित का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो हाँ बोल देती है। अब सनाया को एक अच्छे डॉक्टर की तलाश होती है। इसी सिलसिले में वो एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बच्ची के पैरों को देखकर बोलता है कि वो केस थोड़ा कठिन है, मगर मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, वो भी अमेरिका में किसी सेमिनार में है, उनके आते ही तुम्हें मिलवाता हूँ। सनाया कुछ दिन बाद छुटकी को लेकर उस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कोई 60 साल की उम्र का होता है। डॉक्टर बच्ची को देखकर बोलता है, इस बच्ची को जन्म से परेशानी है या बाद में हुई है? सनाया सारी कहानी उस डॉक्टर को सुना देती है। कहानी सुन के डॉक्टर कुछ सोचने लगता है और उसकी आंखें परेशानी से फैल जाती हैं। सनाया बोलती है, क्या बात है डॉक्टर, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर बच्ची के पैरों में गिर के बहुत रोने लगता है। सनाया बहुत घबरा जाती है। सनाया, क्या हुआ डॉक्टर, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर, ये बच्ची मेरी पोती है और इसका ये हाल मेरी वजह से ही हुआ है। सनाया, मैं समझी नहीं डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। डॉक्टर, असल में इसकी माँ मेरी बहू थी। मैं, मेरी बीवी और बेटा शुरू से ही पोता चाहते थे। हमारे अंदर पता नहीं कौन सा शैतान हमारे अंदर आ बैठा। हमने अपनी बहू को इसकी वजह से बहुत टॉर्चर किया। पहले हमने लड़की होने के कारण 2 बार बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर हमारी जानकार थी। हम तो बहुत बड़े लोगों में आते थे, तो हमें किसी का डर नहीं था। ऊंची पहुंच और पैसे सबका मुंह बंद कर देती है। जब तीसरी बार मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई तो वो डॉक्टर कहीं बाहर थी, तो हम उसे किसी और डॉक्टर के पास ले गए। उसे हमने पैसों का लालच देकर ये पता करना चाहा, तो उस डॉक्टर ने हमसे झूठ बोल दिया कि इस बार लड़का है। जब बच्ची हुई तो हमारे सर पर तो खून सवार था। हमने बहू को धमकी दी कि इसे कहीं फेंका, नहीं तो हम इसे मार देंगे। इन्हीं गुनहगार हाथों ने बच्ची को बैग में डाला था। उस दिन मेरी बहू इसे अनाथालय छोड़ाई और हम भी तसल्ली के लिए इसके पीछे गए थे। उस दिन बहू बहुत रोई और उसने बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी।
उसके बाद से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। मेरे बेटे का एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए, वो अपाहिज हो चुका था। मेरी बीबी बेटे की ये दुर्गति देख नहीं पाई, उसे हार्ट अटैक आया और वो भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बेटे को देख रहा हूँ, मेरे बाद उसका कोई नहीं है। मुझे अपने क्लिनिक में भी बहुत नुकसान हुआ है, सब खत्म हो गया। हमें अपने पापों की सज़ा मिल चुकी है। जो खानदान में बढ़ाना चाहता था वो ख़त्म हो जाएगा मेरे बेटे के साथ। सनाया ये सब सुन के गुस्से में आ जाती है। सनाया, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और आपकी सोच इतनी घटिया है। आपको तो पुलिस में दे देना चाहिए, मगर भगवान ने आपको सबक सिखा दिया है। लेकिन मैं अपनी छुटकी का इलाज आपसे बिल्कुल नहीं कराऊंगी। डॉक्टर, बेटी मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने तुम्हें इसलिए मेरे पास भेजा है, जो मैंने किया है उसे ठीक कर सकूं। तुम मेरे और मेरी बच्ची के बीच की डोर हो। प्लीज़ मुझसे ये हक मत छीनो। सनाया, मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? और आपको जब पता था कि छुटकी कहाँ है तो आप क्यों नहीं गए इसे लेने वापस? डॉक्टर, बेटी मैंने तुम्हें खुद अपना सच बताया है। मेरे अंदर अब कोई पाप होता तो मैं तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई कभी नहीं बताता। और मैं 2 साल पहले गया था उस अनाथालय में, मगर मुझे वो सब वहाँ बड़े बच्चे दिखे और मैं वापस आ गया। सनाया, ऐसे कैसे हो सकता है? छुटकी तो वहीं थी। डॉक्टर, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे बच्ची का इलाज करने दो। सनाया, ठीक है, मगर मुझे जरा सी भी डाउट हुआ तो आप पछताओगे। डॉक्टर, बेटी मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। सारा चेकअप करके डॉक्टर बोलता है इसके पैर मैं किसी भी कीमत पर ठीक करूँगा, बस इलाज लंबा चलेगा, क्योंकि मैं इस मासूम को ज़्यादा हैवी डोज नहीं दे सकता। सारी चीज़ों का ख्याल रख के मैं अपनी बच्ची का इलाज करूँगा। सनाया, आपकी बच्ची नहीं मेरी बच्ची है और आप सिर्फ एक डॉक्टर ही रहेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक डॉक्टर के नाते इलाज करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इन सब बातों के बीच में छुटकी डॉक्टर को देखकर निश्चल मुस्कान अपने चेहरे पे बिखेर रही थी। उस मासूम को क्या पता था, उसे इस हालत में लाने वाले दादा उसके सामने अपने गुनाह कबूल कर रहा था। सनाया छुटकी को लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को सब बात बता देती है। उसकी माँ कहती है कि देख बेटा, तू उस डॉक्टर पे आंख बंद करके विश्वास मत कर, मगर छुटकी का इलाज क्या किसी और डॉक्टर से नहीं कराया जा सकता क्या? सनाया, नहीं माँ, मैंने पता किया था, सिर्फ वही डॉक्टर छुटकी का केस हैंडल कर सकता है। माँ, ठीक है, मगर वो जो भी मेडिसिन लिखता है वो एक बार किसी और डॉक्टर से चेक जरूर करना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि उससे इलाज कराना है या नहीं। सनाया, माँ तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। थोड़े दिन बाद उस डॉक्टर की लिखी मेडिसिन को लेकर परेशान होती है। वो अमित से हेल्प लेती है। अमित, सनाया तुम परेशान मत हो, तुम मुझे दवाई की स्लिप दो, मैं 1-2 दिन में ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, यहाँ किसी हॉस्पिटल में पता कराऊंगा, उसके बाद ही तुम छुटकी को दवा देना शुरू करना। अमित दवा का पता लगा लेता है और बताता है कि दवाइयाँ बिल्कुल सही है और बच्चे के हिसाब से ही है। सनाया कहती है चलो, इस बार उस डॉक्टर ने कुछ गलत नहीं किया, वरना मैं उसे जान से मार देती। अमित, हाँ है तो वो इसी लायक, मगर भगवान को पैसे के बल पे खरीद नहीं पाया और अपनी किस्मत को रो रहा है। सनाया हाँ में सिर हिला देती है। छुटकी का इलाज शुरू हो जाता है। अमित छुटकी से मिलने आता रहता है और छुटकी अमित को बहुत पसंद करने लगती है। अमित उसके साथ बच्चों की तरह खेलता भी है और अपने बच्चे की तरह प्यार भी करता है। सनाया उससे थोड़ा कम ही बात करती है। जब वो सामने होता है उसे लगता है कहीं अमित के ज़्यादा करीब होकर कमज़ोर ना पड़ जाए। सनाया ऑफिस से आने के बाद सारा टाइम छुटकी के साथ बिताती है। अब छुटकी भी सनाया से इतना प्यार करने लगती है कि रात का खाना वो सनाया के बिना नहीं खाती है। अमित भी उसकी हर तरीके से हेल्प करता है। एक दिन सनाया डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर
बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि छुटकी को कभी मत बताना कि मैं उसका दादा हूँ और जो भी मैंने किया है। मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची मुझसे नफरत करने लगे। सनाया, आपको क्या लगता है कि मैं छुटकी को ये सब बता के दुखी करूँगी? कभी कुछ भी नहीं बताऊँगी उससे। उसकी आगे की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। डॉक्टर उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। ये कर्म होते हैं कि आप कितने भी पैसे से, रुतबे से बड़े क्यों ना हो, मगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको अंत में झुकना ही पड़ेगा। छुटकी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। पढ़ाई के साथ साथ छुटकी पेंटिंग में भी अच्छी होती है, मगर छुटकी सनाया के बिना कुछ करने को तैयार नहीं होती है। जब तक सनाया नहीं आती वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेती। सनाया उसे बहुत समझती है मगर वो नहीं समझती। जब छुटकी 15 साल की हो जाती है तो एक दिन अमित उससे मिलने आया होता है। छुटकी देखती है कि सनाया कभी भी अमित से बैठ के बात तक नहीं करती है। उसे ये बात थोड़ी खटकती है। छुटकी सोचती है कि अमित अंकल तो इतने अच्छे हैं तो सनाया माँ क्यों नहीं उसे कभी बात करती हैं। वो इस बारे में सनाया की बहन शिवानी से पता करने की सोचती है। सनाया की बहन से छुटकी अब अमित और सनाया के बारे में पूछती है तो शिवानी उसे बता देती है कि कैसे सनाया ने छुटकी के लिए अमित से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। छुटकी सोचती है कि सनाया ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो अपनी वजह से इतना सच्चा रिश्ता नहीं टूटने दे सकती है। छुटकी अब ये सोच लेती है कि उसको सनाया की हिम्मत बनना है और खुद को जल्दी से जल्दी अच्छा होना होगा ताकि सनाया माँ के पास अब किसी बात को मना करने के लिए कोई रीज़न ना हो। छुटकी अब अपनी हर चीज़ का ख्याल रखने लगती है। टाइम से खाना और मेडिसिन लेना शुरू कर देती है। छुटकी में ये बदलाव देखकर सनाया को आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है। अमित के घर वाले उस पर शादी करने का कई बार दबाव बनाते हैं मगर वो अपने फैसले से नहीं हटता है। सनाया भी अपने दिल में अमित के लिए दुखी होती है मगर उससे कुछ कह नहीं पाती है। छुटकी की दवाइयों का डोज ज़्यादा कर दिया जाता है और दवाइयाँ असर करना शुरू कर देती हैं। एक दिन छुटकी के पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। सनाया घबरा जाती है। सनाया डॉक्टर को फ़ोन करती है। सनाया, डॉक्टर, छुटकी के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है, आप कैसी दवा दे रहे हैं? डॉक्टर, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात, दवाओं का असर होने लगा है। उसके पैरों में दर्द होने का मतलब उनमें खून का सर्कुलेशन होने लगा है। उसके पैर अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सनाया, क्या डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? अब कितना टाइम और लगेगा? डॉक्टर, एक काम करो, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, छुटकी को लेकर उसकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। इसके बाद पता शायद सनाया के पैर जल्दी ही ठीक हो जाएं। सनाया छुटकी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ छुटकी को थोड़े दिन के लिए एडमिट होने की सलाह दी जाती है ताकि डॉक्टर अपना काम ठीक से कर सकें। छुटकी का इलाज चलने लगता है और आज 15 साल के इंतज़ार के बाद सनाया को फ़ोन आता है। छुटकी अपने पैरों में खड़ी हो गई है। सनाया अमित को फ़ोन करके हॉस्पिटल चल देती है और रूम नंबर 15 का दरवाज़ा खुलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आज उसकी छुटकी अपने पैरों पर खड़ी होती है। कुछ ही देर में अमित भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों छुटकी को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद छुटकी के ठीक होने पर पार्टी दी जाती है। पार्टी में अमित भी होता है। थोड़ी देर बाद छुटकी सनाया को अपने पास बुलाती है और बोलती है, सनाया माँ, क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? सनाया कहती है, बोलो बेटा, आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। छुटकी, मैं चाहती हूँ आप और अमित अंकल हमेशा के लिए एक हो जाओ। मुझे ये आप दोनों का अलग अलग प्यार नहीं चाहिए। सनाया उसको देखती रह जाती है। सनाया बोलती है, जब बहुत देर हो चुकी है, अमित कभी नहीं मानेगा। मैंने उसकी हर बार उसकी इंसल्ट की है। छुटकी कहती है, प्लीज़ मेरे लिए आप एक बार उनसे बात करके देख लो। अगर वो नहीं माने तो मैं दोबारा आपको नहीं कहूँगी। सनाया नहीं मानती है तो छुटकी खुद अमित के पास जाकर बोल देती है कि क्या आप मेरी सनाया माँ से शादी करोगे? अमित बोलता है, छुटकी, मैं तो जाने कब से तुम्हारी सनाया माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर वो खुद ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात को सनाया सुन लेती है।
सनाया इस बार खुद अमित से बोलती है, अमित, मैं अकेले चलते चलते थक गई हूँ, क्या तुम मेरा साथ आगे की जिंदगी में दोगे? अमित, सनाया, मुझे सिर्फ तुम्हारे इन्हीं शब्दों का इंतजार था, मैं तो तुम्हारा ही था। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। सच्चा प्यार कभी ना बूढ़ा होता है, ना ही मरता है, बस उसे निभाने वाले सच्चे होने चाहिए। आज उन तीनों और उनके साथ हर किसी की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, क्योंकि आज उनका इंतजार खत्म हो गया था। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।